स्क्रीन विजिबल हो रही है? व्हाइट स्क्रीन आ रही है सामने? यस मैम। ओके। मार्कर मत चलाइए। ओके। आज का टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे ये व्हाइट पेज कवर हो जाए, जब आपको बोला जाए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि नोट्स पर्पस के लिए आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मुझे कोई ये बता सकता है कि टैक्स का मीनिंग क्या है? इनकम टैक्स हम बाद में समझेंगे, ये टैक्स बेसिकली क्या होता है, मीनिंग ऑफ टैक्स। इसके बारे में कई बार आप लोग पढ़ भी चुके हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब आप लोग पढ़ चुके हैं। मैम हम टैक्स वो होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं और बदले में गवर्नमेंट हमें उसका उस पैसे का हमारे लिए यूज करती है। जैसे रोड टैक्स वगैरह, रोड बनवाती है, हम लोग रोड टैक्स पे करते हैं। ठीक है, वैसे टैक्स होता है। मैम क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मीनिंग ऑफ टैक्स। मैम टैक्स क्या होता ओके। और कोई? ओके, स्क्रीन पे देखो टैक्स का मीनिंग आया है। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज द कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कम्युनिटी, सर्विसेज, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके बाद लिखा है आयुष अपना ऑडियो बंद करो। The word tax derived from the Latin word taxo. Taxes are the basic sources of revenue for the government which are utilized for the welfare of the people of the country. ठीक है, क्या क्लियर हुआ? टैक्स एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस है जो कि लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा ये चार्ज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये लगाया जाता है। किन चीजों पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट? आपकी इनकम पे लगा सकती है। ठीक है, जितने कमोडिटी आप यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, उस पे आपके टैक्स चार्ज किए जा सकते हैं। जितनी सर्विसेज आप अवेल करते हो उस पे टैक्स चार्ज हो सकते हैं, एक्टिविटीज पे टैक्स चार्जेस होते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो उन सब पे भी क्या होता है, आपके टैक्सेस लागू किए जाते हैं। इसके बाद कहता है आपसे आगे कि टैक्स एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि क्या है आपका टैक्सो। जो वर्ड है टैक्स वो कहाँ से उठाया गया है? लैटिन वर्ड से उठाया गया है। और ये आपका बेसिक सोर्स होता है रेवेन्यू का, मतलब कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अब हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करे, हमारे लिए रोड्स बनाए, हाईवेज बनाए, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन सब के लिए पैसा गवर्नमेंट क्या करती है? बाय टैक्स रिसीव करती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने आपकी पढ़ी थी पब्लिक फाइनेंस में, जो आपका आई थिंक 4th सेमेस्टर में था, 5th सेमेस्टर में था। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक रेवेन्यू का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हम वहाँ पे कवर कर चुके थे। इसमें आगे बोलता है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट एज अ टैक्स रिसीव करती है वो क्या करती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करती है, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट कोई भी प्रैक्टिसेस कर रही है, कोई प्रोविजंस लॉन्च कर रही है, तो उन सब के लिए क्या कहा जाता है? आपका ये पैसा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई डाउट टैक्स के मीनिंग में? नो मैम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ टैक्सेस। अब कोई बताएगा कितने टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं? ये सबको पता होगा। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग इनडायरेक्टली पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। हाँ, जीएसटी आता है और वैट आता है, और वो कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स आता है। ठीक है,
अब देखिए टाइप ऑफ टैक्सेस, ये तो हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। साथ ही साथ ये भी आपने डिफाइन कर दिया कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, मतलब कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने हमको दी है उसी के बिहाफ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया। इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है, अप्लाई किसी और पे करना था और पेमेंट किसी और ने की, तो वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। टाइप ऑफ टैक्सेस में देखते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस है आपका टैक्स। किसका माइक ऑन है ये? ठीक है, टाइप ऑफ टैक्सेस में आपको देखो दिया हुआ है, टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टैक्स पेयर। ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के ऊपर ही टैक्स चार्ज करती है। टैक्सेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इज लेव्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन। पर्सन की इनकम पे डायरेक्टली डायरेक्ट टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आर द पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सॉरी, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के पार्ट होते हैं। Whereas in indirect taxes, the person who pays the tax shift the burden to the person who consume the goods and services. Indirect tax में क्या होता है, बर्डन हमने दुकानदार के ऊपर डाला था गवर्नमेंट ने कि वो टैक्स पे करेगी, लेकिन दुकानदारों ने या जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने बर्डन को शिफ्ट कर दिया उन लोगों के ऊपर जो लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, ठीक है, टैक्स पे करने की ड्यूटी किसकी होनी चाहिए थी, रेस्टोरेंट का जो ओनर है उसकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाया जीएसटी और बाया अदर टैक्सेस चार्ज करके जो कस्टमर उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं उनके ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि बिफोर 2017 द इनकम टैक्स comprises of various taxes and duty taxes like service tax, sales tax, VAT, custom duty, excise duty, etc. ठीक है, 2017 के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसके काफी सारे पोर्शन देखे गए, जैसे कि सर्विस टैक्स जो दिया गया था, सेल्स टैक्स आया था, वैट आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा था। बट फ्रॉम जुलाई 1 2017, लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया और उसके बाद जीएसटी लॉन्च कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। और आप सब जीएसटी के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है इतने में? नो मैम। टाइप ऑफ टैक्सेस था, इतना तो क्लियर था। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट में। अब देखो, जिस तरह से जीएसटी जब लॉन्च किया गया तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, जीएसटी एक्ट। उसी तरीके से जब इनकम टैक्स आया तो उस टाइम पे भी क्या किया गया, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के अंदर क्या बातें बोली गई, सबसे पहले तो इनकम टैक्स होता क्या है इसको डिफाइन किया गया। देन आफ्टर इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट रखे गए कि आफ्टर ऑल इनकम क्या होती है, किस इनकम को हम इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कितनी छूट आपको इनकम टैक्स में दी जा सकती है। ये सारी बातें किसके अंदर आ गई थी, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आ गई थी। इसमें अगर हम बात करें तो टॉपिक था आपका इनकम टैक्स। जो डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कहता है इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। एक्ट के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई जिसमें कहा गया कि जो भी इंसान प्रीवियस ईयर में जितनी भी अर्निंग करेगा, उसकी जितनी भी टोटल इनकम होगी, उसके ऊपर लगाए जाने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, आपके इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। जी गई। ठीक है, जी मैम। ये हो गया। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ें। ले लिया मैम। सबने ले लिया? जी मैम।
ठीक है, अब आएगा आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या है। अभी देखो टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या बोला जा रहा था आपका कि हम इनकम टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो कि एक पर्सन की इनकम के ऊपर चार्ज करते हैं। इनकम के ऊपर चार्ज करने का मतलब था कि जो भी इंसान पूरे साल भर में प्रीवियस ईयर पिछले साल जितना भी पैसा कमाएगा उसके ऊपर चार्ज होने वाला टैक्स ही क्या कहलाता था, इनकम टैक्स कहलाता था। तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। आपके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि इनकम किसे बोलोगे तो क्या डिफाइन करोगे, इनकम क्या है? कहते हैं ना कि हमारी इतनी इनकम है, हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, 20 लाख रुपए हमारी इनकम है। तो एक्चुअली में इनकम कहते किसे, होती क्या है आपकी इनकम? बताइए। सबके कैमरे लाइन से फिर से बंद हो चुके हैं। मैम मेरा खुला है। ऑन कर लो। ये रवि आर्या कौन है क्लास में? मैंने तो आज तक नहीं देखा शायद। मैम जो मेरे साथ आता था। ओके, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। और वैसे भी स्क्रीन पे किसी को तुम लोग का चेहरा नहीं दिखेगा क्योंकि वाइट स्क्रीन आ रही है सामने। ठीक है, तो हाँ कोई बताओ इनकम का मतलब आपके अकॉर्डिंग इनकम क्या होती है? चाहते तो सब लोग है ना मैम कि जो हम पढ़ाई लोग के बाद अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, 3 लाख 4 लाख रुपए कमाएंगे, सोचते हो ना? तो क्या होती इनकम किसे बोलोगे? तुम कुछ कह रहे थे आयुष? मैम वर्क के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को इनकम मिलती है। अच्छा, मतलब कि जो तुमने काम किया है उसके बदले जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। इनकम। ठीक है, ये एक लेमैन की लैंग्वेज में है। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम क्या होगी। ठीक है, स्क्रीन पे देखो डेफिनेशन आई है इनकम टैक्स की, इनकम की स्पेशली। इसमें क्या है, इन अ कॉमन वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इनकम इज नोन एज अ रेगुलर पीरियोडिक रिटर्न टू अ पर्सन फ्रॉम हिज एक्टिविटी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो लगातार पैसा आपको रिसीव होता है वो पैसा ही आपकी इनकम होती है। ये नहीं कि आपको एक महीने आपने काम किया आपको 1000 रुपये मिला, दूसरे महीने काम किया तो आपको 500 रुपये मिले, तीसरे महीने काम किया तो आपको 10,000 रुपये मिल गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इनकम के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आपकी सेट होनी चाहिए, वही क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहलाएगी। इनकम। However, the income has broader classified in income tax act. इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ज्यादा क्लियर वर्ड्स में समझाया गया है। आपको पूरा इनकम टैक्स में सिर्फ और सिर्फ इनकम कैलकुलेट करने में ही जितना टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा, टैक्स कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद कहता है द जी। इनकम टैक्स एक्ट even take consider of income which has not arise regularly or periodically। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि वो इनकम कभी इंक्लूड नहीं की जाती जो क्या होती है आपके रेगुलर बेसिस में नहीं कमाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने लॉटरी लगती। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको हर साल में लॉटरी लगती है, कभी 10 साल में, 2 साल में, 12 साल में कभी भी लॉटरी लग सकती है। तो उससे होने वाली जो इनकम है वो कभी भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ी नहीं जाएगी, मतलब कि वो हमारी नहीं कोई सर। भी रेगुलर इनकम नहीं होगी। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल्स आप खेलते हो, आप सट्टा लगाते हो, ठीक है, आप हॉर्स जी। राइडिंग में जो सट्टे लगाए जाते हैं उस तरह की एक्टिविटीज में इंक्लूडेड हो, तो उससे मिलने वाला जो भी पैसा है वो इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूड एज एन इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, जी मैम। ठीक, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, मीनिंग ऑफ इनकम। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। मैम इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अभी लास्ट में लेना, जब ये पूरा पीडीएफ पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी उसके बाद।
ओके। ठीक है। इसके बाद आता है कि अब हमने ये तो बात कर ली कि इनकम क्या होती है, जो रेगुलर हम कमाते हैं उसी को हम इनकम कहते हैं। तो हम किन चीजों को एज एन इनकम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इनकम के रूप में आ सकती हैं, अब उसकी बात करेंगे। सबसे पहला तो आता है आपका कैश और टाइम। ठीक है। इनकम दो तरीके से आप रिसीव कर सकते हो, या तो कैश में रिसीव करोगे जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, या फिर आप या उसको ऑनलाइन। रिसीव कर सकते हो एज अ काइंड। हो सकता है कि आपको रहने के लिए जगह मिल रही हो, ठीक है, घर वगैरह दिया जा रहा है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, कैश एंड काइंड में आ जाएगा। जो आप कहते हो कि आपको जो पर्क्स देती है, ये कौन है i1 Pro जो भी है, बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अगर कोई जानते हो तो बोल देना कि नाम से ज्वाइन करोगे तभी ज्वाइन हो पाएगा। कैश और काइंड में होता है, ठीक है। इनकम इज टर्म्ड ऑफ कैश इज नॉट द ओनली वे टू रिसीव इनकम। जरूरी नहीं है कि जो आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए कैश मिल रहे हैं वही आपकी इनकम हो। जो आपको रहने के लिए घर मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको ड्राइवर मिल रहा है, आपको सर्वेंट्स अलॉट किए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, आपको छुट्टियां दी जाती हैं, ये सब भी इन काइंड होता है जिसे हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। आपने सुना होगा काफी लोगों को डीए वगैरह मिलता है, डियरेंस अलाउंसेस। ठीक है, सुना है किसी ने डीए के बारे में? यस मैम। ठीक है। वो सब क्या होता है कि वो डियरेंस अलाउंस है, एक तरह का पर्क है। पर्क का मतलब होता है अदर फैसिलिटीज जो आपको इनकम के बिहाफ पे दी जाती है, वो भी हम क्या करते हैं एज एन इनकम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट हम डिस्कस करें, दूसरे पार्ट की अगर बात करें, तो सेकंड आता है आपका लीगल और इनलीगल इनकम। ठीक है। इनकम आपकी दो तरह की हो सकती है वो लीगल इनकम हो, या ये भी हो सकता है वो इनलीगल इनकम हो। मान लीजिए आप कोई ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करते हो, ठीक है, हर महीने आपको पैसा मिल रहा है उसका, तो भी एक तरह की इनकम ही है जिसे आप इंक्लूड यहाँ पे करोगे। इतना क्लियर हुआ? तो इनकम कैश और काइंड में भी हो सकती है, लीगल और इनलीगल इनकम भी हो सकती है। हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड मैम, आता है वो आता, हाँ पूछो। मैम काइंड एक बार बता दीजिए। काइंड का मतलब होता है कैश छोड़ के जो एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जा रहा है, पैसा नहीं, आपको रहने मैम के लिए जैसे घर गाड़ी जो मिल मैम रही जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह जो है। ऑनलाइन वगैरह जो मतलब? मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो हम लोगों को मिलता है वो नहीं भी नहीं आ नहीं, सकता है काइंड में। जो फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही ओके। है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको दी जाती है। जी मैम। थर्ड है आपका टेम्परेरी एंड परमानेंट इनकम। ठीक है। कुछ इनकम होती है जो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। टेम्परेरी बेसिस का मतलब है कि 3 महीने के लिए आप जॉब पे आए हो, 3 महीने के लिए आपको पैसा मिला है। या ये भी हो सकता है कि आपने कोई, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की थी, आप केबीसी खेलने गए और आपको 2 लाख रुपए मिल गए, या फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ रुपए रिसीव हो गए, तो वो भी एक तरह की लॉटरी टाइप का ही होता है जिसे हम आपकी टेम्परेरी इनकम कहते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है वो वन टाइम टैक्स चार्ज होता है। ठीक है, जब आप रिसीव करोगे उसी टाइम आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। ये नहीं कि हर बार हम उसको ये जोड़े कि हर महीने में 1 करोड़ रुपए रिसीव होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इनकम भी यहाँ पे आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट इनकम भी हो सकती है। इसमें कोई हो डाउट है अभी सकती है। तक? तो अभी हमने कौन कौन से नो पॉइंट मैम। देख लिए, एक तो पहले हमने देख लिया कैश और काइंड का टॉपिक देख लिया। ठीक है। दूसरा हमने लीगल लीगल और और इलीगल। इलीगल इनकम देख लिया। तीसरा कौन सा देखा आपका, टेम्परेरी। टेम्परेरी एंड परमानेंट देख। किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लो। मैम टेम्परेरी और परमानेंट में एक बार बता दीजिए। टेम्परेरी का मतलब था कि कोई ऐसा पैसा हो गया जो कि आपको फिक्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार सेल की, ठीक है, कार सेल करने से आपको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए रिसीव हुए, ये भी एक तरह की इनकम ही हुई आपके लिए। लेकिन वो इनकम परमानेंट इनकम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने वो 3 लाख 4 लाख रुपए दे के जाता है। ठीक है, तो वो आपकी टेम्परेरी इनकम होती है एक टाइम के लिए, और उस पर एक टाइम के लिए ही टैक्स चार्ज किया जाता है। परमानेंट इनकम का मतलब है जो फिक्स है, आपको हर महीने 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो हर महीने 10,000 रुपए 20,000 रुपए 30,000 रुपए मिलते ही रहेंगे। वो आपकी परमानेंट इनकम के अंडर आ जाता है। ओके। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जी मैम। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं।
अभी हमने 3 पार्ट्स देख लिए थे। नेक्स्ट आता है आपका रिसिप्ट एंड एक्रूअल बेसिस। ठीक है, रिसिप्ट एंड एक्रूअल बेसिस के बारे में क्या बोला गया है? इनकम अराइजेस एदर ऑन रिसिप्ट बेसिस और एक्रूअल बेसिस। रिसिप्ट बेसिस का मतलब है कि जो पैसा आपको मिलता है वो आपको रिटर्न फॉर्म में मिलता है। रिटर्न फॉर्म मतलब आपको पता है कि इस महीने अगर मैं काम करूंगा तो मुझे 20,000 रुपए पैसा मिलेगा, या अगर मैंने इतना काम किया तो मुझे 30,000 रुपए मिलेगा, मैंने ओवर टाइम किया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। ये क्या होता है? आपका रिसीट बेसिस पे आपको पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जो पैसा आपका डीम्ड होता है, डीम्ड का मतलब है जो आपका पहले से डिसाइडेड था या पहले से बचा हुआ पैसा था, जो अब आप रिसीव कर रहे हो। मतलब काम आपने पहले किया, ठीक है, पैसा ड्यू पहले हो गया और रिसीविंग अब आपकी इस टाइम पे हो रही है, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका एक्रूअल बेसिस कहलाता है। इनकम अराइजेस हो गया, इट मे एक्वर टू द टैक्स पेयर विदाउट इट्स एक्चुअल रिसीट्स। The income in some cases is deemed to acquire or arise to a person without its actual accrual or receipts. Income accrual where the right to receive arises. क्या मतलब था? एक बार फिर से समझ लो। रिसीट बेसिस का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि अगर आप हर दिन मतलब कि डेली 10 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो पर प्रोडक्ट पे आपको 100 रुपए मिले, तो एक दिन के कितने हो गए? आपके 1000 रुपए हो गए। ठीक है, अगर आपने ओवर टाइम किया और एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर की तो आपको 2000 रुपए दिन का रिसीव होगा। ये कहलाता है रिसीट बेसिस। मतलब कि आपको पहले से ही पता है आप जितना काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको, मतलब जो आपने एक्चुअली काम परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आपको पैसा दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है कि आपने पहले कुछ काम किया था, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आपने कुछ काम परफॉर्म किया था, उसके बेसिस पे अब आप पैसा रिसीव कर रहे हो, तो ये भी एक तरह की इनकम का ही पार्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट। ठीक है, अब देखो जो पैसा आपको गिफ्ट के रूप में रिसीव होता है उसके ऊपर भी टैक्स चार्जेस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट। इसमें बोला गया है गिफ्ट अप टू ₹50,000। अगर कोई आपका दोस्त है, कोई रिलेटिव है, वो आपको 50,000 से ज्यादा ऊपर का गिफ्ट दे देता है, मतलब इन अ कैश 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट देता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? टैक्स लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। लेकिन उसके अंदर का मतलब कि अगर मान लो उसने 30,000 रुपए आपको दिए, उसने आपको 40,000 रुपए दिए, इवन उसने आपको 50,000 रुपए भी दिए, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने आपको 60,000, 70,000, 80,000 ऐसा कुछ भी पेमेंट किया, एज अ गिफ्ट ही दिया होगा, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है गिफ्ट इन काइंड हैविंग द फेयर वैल्यू मैक्सिमम अप टू 50,000 इज नॉट लायबल टू कैश टैक्स। इसमें जरूरी नहीं है कि वो आपको कैश ही पेमेंट करे, हो सकता है आपको लग्जरी कार गिफ्ट कर रहा हो, ठीक है, उस कार की जो आपको पेमेंट होगी, जो फेस वैल्यू होगी, जो उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की जो भी फेस वैल्यू होगी, उसके रिस्पॉन्सिबली आपको भी क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद कहता है however the whole amount will be taxed if the value exceeded the prescribed limit। अगर 50,000 से ऊपर की लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है तो उस टाइम पे आपको पूरी की पूरी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने आपको 60,000 रुपए दिए तो 50,000 की छूट थी, हमसे 10,000 पे टैक्स देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पूरे के पूरे 60,000 रुपए के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका मोर ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गिफ्ट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन में उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्पेशली गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ अ मैरिज। मैरिज के ओकेजन पे जो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको लाखों के गिफ्ट मिलते हैं, आपको करोड़ों के गिफ्ट मिलते हैं, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन उसके अगेंस्ट और भी किसी ओकेजन में आपको अगर गिफ्ट मिलेगा तो उस टाइम पे उस पर टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक काम ये कर सकते हो तुम लोग, अपनी मैरिज के टाइम पे बोलना कि अभी मुझे जितना गिफ्ट देना है दे लो, क्योंकि इसमें टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे, एक था आपका रिसीट एंड बेसिस, ठीक है, दूसरा था गिफ्ट। 50,000 से ऊपर जैसे ही लिमिट बढ़ेगी वैसे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए टैक्स लिमिट अलग अलग डिसाइड की जाती है। इतने में किसी तरह का कोई डाउट है?
मैम कोई मैम 50 रुपए की चॉकलेट नहीं खिलाता, आप 50,000 की बात कर रही है। अब तुम लोग के दोस्त ऐसे जो 50 रुपए की चॉकलेट नहीं खिलाते तो कोई क्या करे। ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम जैसे 50,000 का गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो टैक्स जो होता है वो किस हिसाब से पड़ेगा, मतलब 10%, 5%, ऐसा भी कुछ है? ऐसा हाँ, वो उसी लिमिट पे जो आपकी स्लैब रेट थी उसी लिमिट में आ जाता है। फिर वो उनके लिए अलग अलग टैक्सेस की रेट्स डिसाइड की जाती है। 50,000 तक का दोगे मैम तो ये उसके ऊपर टैक्स मैम ये चार्ज तो नहीं होगा। मैम ये तो डिपेंड करता है कि मतलब गिफ्ट हमारा कितना, क्या कॉस्ट है, उस हिसाब से क्या है, हाँ, तो गुड उस किस हिसाब तरह से। का गुड है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं आपकी जो हुआ था, जो सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने जो अपनी फरारी कार ऑर्डर की थी, जो उनको गिफ्ट की गई थी बाहर से, उस पे उन्होंने अपना रोड टैक्स और सारे टैक्सेस पे किए थे क्योंकि वो एक लग्जेरियस आइटम था। ठीक है। इसी तरह से जो भी आपकी लिमिट को क्रॉस करता है और थोड़ा लग्जेरियस आइटम होता है तो उस पर हाई टैक्सेस भी चार्ज किए जाते हैं। और कोई सिंपल प्रोडक्ट होता है जैसे कि 60,000 70,000 का किसी ने फोन गिफ्ट कर दिया, आपको आईफोन ही गिफ्ट कर दिया, उस पे आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग कम होता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता ओके है। मैम। लास्ट आता है जो चीज आपकी इनकम में जोड़ी जाती है, वो आता है लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है। लमसम एंड इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि कोई पैसा, जैसे आपकी इनकम थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए पर मंथ की, और आपको क्या करती है आपकी कंपनी, इंस्टॉलमेंट में पे करती है कि पहले हफ्ते वो आपको 10,000 पे करेगी, दूसरे हफ्ते वो आपको 40,000 पे करेगी। मतलब उसने क्या किया है, आपकी पूरी इनकम को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, या फिर आपको लमसम पेमेंट दे दी, मतलब इकट्ठे पेमेंट दे दी। ठीक है। ये दोनों पोर्शन भी इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। आपने सुना होगा काफी लोगों का पैकेज लगता है, 12 लाख का पैकेज लग गया, 24 लाख का पैकेज लग गया। वो अगर आपको कोई कंपनी एक साथ देती है तो वो लमसम पेमेंट होती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि पर मंथ के बेसिस पे पेमेंट करती हैं, कुछ कंपनी होती हैं जो क्वार्टरली पेमेंट करती हैं। तो ये सब कुछ आपकी एक तरह का इनकम के अंदर ही इंक्लूड किया जाए। क्लियर इतना? अभी तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो मैम। ओके। मैम स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। तो 5 मिनट ही बचे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ले लिया। आज जो हमने कवर किया है वो सबसे पहले सिंपल टॉपिक से कवर किए हैं कि इनकम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि अब जो आपके आगे चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, कि क्या क्या चीजें इनकम में आती हैं, कैसे इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अभी तो और भी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे कि एसएससी कौन होता है, आपका प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, ये सब कुछ आता है। इसके बाद एक टॉपिक और ले लेते हैं जो कि आपका है हेड्स ऑफ इनकम। लेकिन जब हम आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे किन किन चीजों को हम मेंशन करते हैं और कहाँ कहाँ से इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसमें आएगा आपका हेड्स ऑफ इनकम, कि कितने पोर्शन में इनकम को डिवाइड किया जाता है। टोटल आपके 5 पोर्शन होते हैं, मतलब कि 5 हेड होते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करने के बारे में ट्राई करते हैं। जैसे कि आपका पहला हो गया, ये आपका सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है, मतलब कि आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसके 5 हेड्स होंगे। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, जो भी सैलरी आप रिसीव करते हो उसके बेसिस पे जो आपकी इनकम बनेगी वो चीज होगी जो अभी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे। दूसरी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो सकता है आपने अपने घर को रेंट पे उठाया है, ठीक है, आप उससे कोई अर्निंग करते हो, या आपने अपने घर में किसी तरह का ऑफिस या कोई कंपनी ओपन करवा दी है, किस तरह की कोई दुकान चलती है, ऐसा कुछ भी अगर है तो उससे होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तीसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड
प्रोफेशन, आप किसी प्रोफेशन में हो, वॉइस नहीं आ रही। आप किसी बिजनेस में हो, उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और गेन इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आप कोई कंपनी चलाते हो और कंपनी में आपका 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो वो टर्नओवर आपका प्रॉफिट एंड गेन्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन, किसी तरह की कोई कैपिटल गेन होती है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो चुकी है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हुई है, तो उसके बिहाफ पे भी आपको इनकम टैक्स में चार्ज करना पड़ता है। और फिफ्थ और लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और भी कई तरह के सोर्सेज होते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, आपने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, या किसी भी अदर तरीके से आप कोई भी इनकम अर्न करते हो, उन सब पे भी आपको टैक्स चार्ज करने होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाला जो आपका हेड था, इसके अंदर हमें वो सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी जो कि हमें क्या करनी होगी, आगे कैलकुलेट करनी होगी। अभी जितने भी आपके 5 हेड्स थे, ठीक है, ये पांचों के पांचों हेड्स क्या होंगे, आपके एक चैप्टर में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये 5 चैप्टर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, ताकि आप पहले तो इनकम कैलकुलेट करना सीख जाओ। एक बार इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, डिडक्शंस वगैरह आपके निकालना आ जाएगा, तो टैक्स आप आराम से स्लैब रेट के बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है अभी तक में? वॉइस नहीं क्लियर। वॉइस नहीं सही आ रही है? एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग के आ चुके हैं, ठीक है, इसको फिल कर लीजिए। जी ओके मैम। ठीक है, 10 तारीख लास्ट डेट है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए। जिनकी फीस सबमिट नहीं है वो फीस सबमिट कर दे, नहीं तो जिसकी फीस सबमिट है, मैंने पहले भी कई बार मैसेज किया है, अपनी फीस रिसीट सेंड कर दीजिए। ठीक है, जिनकी ओके सबमिटेड है वो कम से कम अपनी फीस रिसीट ग्रुप पे सेंड कर दे, क्योंकि मैम मेरे ये पास 3 टेलीग्राम 4 पे, बच्चों की आई है। मैम टेलीग्राम पे। हाँ, टेलीग्राम पे ही सेंड कर दो। ठीक है, और मैम मैंने भेज जिनकी दी थी शायद आपको। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, 3 4 बच्चों की आई है, ज्यादा बच्चों की आई नहीं है। और बार बार ही मैसेज किया जा रहा है, जब आप लोगों ने फीस जमा कर दी तो फीस रिसीट तो सेंड कर ही सकते हैं, और नहीं है तो कॉलेज में आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कल की क्लास में फिर इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे, और टॉपिक देखेंगे कि कितने स्लैब रेट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। मैम प्रोजेक्ट कब मिलेगा? मैम प्रोजेक्ट असाइनमेंट। प्रोजेक्ट में सेंड करूंगी, अभी टॉपिक्स आ नहीं रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी से सेंड करने थे वो अब तक आए नहीं है, तो या तो वो लोग दें या हम दें, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अभी तो मैम किसी चीज के टॉपिक मिले नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के। नहीं नहीं, अभी किसी के नहीं आए हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं दोबारा से भी लिंक सेंड कर रही हूँ। जी मैम। ठीक है, अपने कैमरा ऑन करके अटेंडेंस दे दीजिएगा। ठीक है, क्या दे रहे हैं? अटेंडेंस करवा दीजिएगा, लिंक खत्म होने वाला है। ओके मैम। ओके।